कहानी की शुरुआत एक बेहद खूंखार और जानलेवा जंगल से होती है, जहां 45 शिकारियों का एक दल जंगली जानवरों की चमड़ी का गैर कानूनी धंधा कर रहा था। इसी टोली में शामिल था उनका सबसे काबिल लीडर ह्यू ग्लास और उसका जांबाज बेटा हॉक। अभी ये लोग किनारे पर अपनी कश्ती के पास काम निपटा ही रहे थे कि तभी अचानक चारों तरफ से तीरों की भयानक बौछार होने लगती है। अगले ही पल पूरा इलाका चीखों से गूंज उठता है। वहाँ के आदिवासियों का एक खतरनाक कबीला इन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है और देखते ही देखते 45 में से 35 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। असल में इन आदिवासियों के सरदार की बेटी का किसी ने अपहरण कर लिया था और उन्हें पूरा यकीन था कि यह घिनौना काम इन्हीं शिकारियों का है। इसी कत्लेआम और अफरा तफरी के बीच केवल 10 लोग किसी तरह रेंगते हुए अपनी जान बचाकर वहां खड़ी कश्ती में कूदते हैं और उसे नदी में भगा देते हैं। लेकिन बच जाने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि मौत का खतरा अभी टला नहीं था। ये पूरा इलाका उन्हीं कबीले वालों का था और नदी के बहाव के साथ चलती उनकी कश्ती पर दुश्मन की आंखें हर कोने से टिकी हुई थी। वे कभी भी किसी भी चट्टान के पीछे से मौत बनकर बरस सकते थे। इसी भयंकर माहौल के बीच जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी टोली का एक सदस्य ग्लास से चिल्लाकर पूछता है कि अब आगे क्या करें। ग्लास बिना एक पल गंवाए फैसला लेता है कि हमें तुरंत यह कश्ती छोड़नी होगी और जमीन के रास्ते भागना होगा। लेकिन टोली का एक घमंडी सदस्य ग्लास की इस बात पर बुरी तरह भड़क जाता है। उसका मानना था कि अगर वे पैदल गए तो दुश्मन उन्हें बीच रास्ते में ही घेर कर मार डालेंगे और पैदल का रास्ता इतना लंबा है कि घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। तभी वहां मौजूद मुख्य कप्तान अपनी बंदूक तानते हुए सबको शांत करता है और कहता है कि इस पूरे इलाके की नस नस से सिर्फ ग्लास ही वाकिफ है, इसीलिए अब हमारे बचने की पूरी जिम्मेदारी इसी की है। कप्तान तुरंत फैसला सुनाता है कि सब जमीन के रास्ते ही आगे बढ़ेंगे। वे सभी तुरंत कश्ती से नीचे कूद जाते हैं और खाली कश्ती को नदी के तेज बहाव में बहने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि पीछा कर रहे आदिवासियों को वह कश्ती बहुत आगे जाकर मिले और तब तक ये लोग उनकी नजरों से ओझल हो सके। जमीन पर आते ही ये लोग अपनी जान से प्यारी कीमती खालों को भारी पत्थरों के नीचे दबाकर छुपा देते हैं, ताकि अगर कभी जिंदा बचे तो इसे वापस ले सकें। अब यह दल बिना पीछे देखे जंगल के खतरनाक दलदलों को पार करना शुरू करता है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वहां की जानलेवा कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली थी। रास्ता हफ्तों का था और उनके पास ठंड से बचने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था, पर पीछे मौत थी। इसीलिए वे सब उस बर्फीले मौसम से टक्कर लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे बिना रुके पूरा दिन भागते हैं और रात होते ही थक कर वहीं पत्थरों के पीछे सो जाते हैं। अगली सुबह का नजारा दिखाता है कि कश्ती छोड़ने का ग्लास का फैसला एकदम सही था। कबीले के लोग उस खाली कश्ती को घेर लेते हैं और समझ जाते हैं कि शिकारी उन्हें चकमा देकर पैदल ही उत्तर की तरफ निकल चुके हैं। तभी अचानक एक आदिवासी को जमीन पर ताजा पैरों के निशान मिलते हैं, जो उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। कबीले का सरदार बिना वक्त गंवाए अपनी सेना को उसी तरफ बढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। अब एक तरफ कबीला इनके खून का प्यासा होकर पीछे लगा था, वहीं दूसरी तरफ यह टोली लगातार उत्तर की ओर भागी जा रही थी। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को वे एक सुरक्षित जगह पर अपना डेरा जमाते हैं। अगली सुबह अभी सूरज निकला भी नहीं था कि ग्लास अपनी बंदूक उठाकर अकेले ही स्थिति का जायजा लेने जंगल में निकल जाता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और ग्लास का पूरा शरीर सचेत हो जाता है। वह जैसे ही पीछे घूमता है, उसे सामने भालू के छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले कि ग्लास एक कदम भी पीछे हटा पाता, अचानक एक विशालकाय और भयानक भालू गुस्से में दहाड़ता हुआ सीधा उसके सीने पर आ गिरता है। इस जबरदस्त टक्कर से ग्लास की बंदूक दूर जा गिरती है और वह खूंखार जानवर अपने नुकीले नाखूनों से ग्लास के बदन को चीरना शुरू कर देता है। ग्लास लहूलुहान होकर जमीन पर छटपटाने लगता है। भालू कुछ सेकंड के लिए पीछे हटता है और ग्लास असहनीय दर्द में रेंगते हुए अपनी बंदूक की तरफ लपकता है। लेकिन वह शैतान जीव दोबारा पूरी रफ्तार से उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। इस बार भालू के छूने से ठीक पहले ग्लास ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे भालू के सीने में लगती है, लेकिन वह जानवर इतना शक्तिशाली था कि उस पर गोली का कोई असर नहीं होता। वह गुस्से से पागल होकर ग्लास को दोबारा दबोच लेता है और उसकी हड्डियों को चटकाते हुए उसे अधमरी हालत में पहुंचा देता है। भालू फिर से थोड़ा दूर होता है। ग्लास के पास अब आखिरी रास्ता उसका छोटा चाकू था। वह कांपते हाथों से चाकू निकालता है। गोली लगने की वजह से भालू भी अब लड़खड़ा रहा था, लेकिन वह तीसरी बार ग्लास की जान लेने के लिए उस पर हवा में उछलता है। जब भालू ग्लास को अपने जबड़ों से चबा रहा था, तब ग्लास भी अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाकर उस चाकू से भालू के पेट और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। दोनों इस खूनी कशमकश में एक ऊंची ढलान से नीचे लुढ़कते चले जाते हैं और अंत में वह भारी भरकम भालू सीधा ग्लास के ऊपर आकर गिर जाता है। भालू का दम वहीं टूट जाता है, लेकिन ग्लास की हालत भी खत्म हो चुकी थी। उसका गला पूरी तरह फट चुका था, बदन पर मांस के चीथड़े लटक रहे थे और वह तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और भालू की लाश को उसके ऊपर से हटाकर उसे स्ट्रेचर पर लेते हैं। शिविर में लाकर एक शिकारी सुई धागे से ग्लास के फटे हुए गले और घावों को सिलना शुरू करता है। उस
उसका कंठ छिन्न भिन्न था, पैर की हड्डी टूट चुकी थी और वह हिलने की स्थिति में भी नहीं था। सबका यही मानना था कि यह आदमी 1 घंटा भी और जिंदा नहीं रह सकता। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जो आदिवासी इनका पीछा कर रहे थे, उनके हाथ इन शिकारियों की छुपाई हुई कीमती खालें लग जाती हैं। वे उन खालों का सौदा कुछ सफेद पोश तस्करों से करते हैं और उनके बदले तेज तर्रार घोड़े और आधुनिक बंदूकें हासिल कर लेते हैं। यानी जो कबीला पहले सिर्फ तीर कमान से लड़ रहा था, अब उनके पास बारूद की ताकत आ चुकी थी, जिससे इन बचे हुए शिकारियों की मौत अब निश्चित लग रही थी। यहाँ जंगल में वे 9 लोग ग्लास को लकड़ी के स्ट्रेचर पर लाद कर आगे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने एक सीधी और खड़ी चढ़ाई आ जाती है। ऐसी चढ़ाई पर एक मरते हुए भारी इंसान को लेकर ऊपर चढ़ना पूरी तरह नामुमकिन था। कप्तान तुरंत परिस्थिति को भांप जाता है और अपने एक आदमी को इशारा करता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रख दो। यानी वह खुद ग्लास को गोली मारकर उसकी तड़प खत्म करने वाला था, क्योंकि ग्लास की वजह से बाकी 9 लोगों की जान दांव पर लगी थी। तभी अचानक ग्लास का बेटा हॉक सीधे बंदूक के आगे आकर खड़ा हो जाता है और रोते रोते कप्तान को रोकने लगता है। ग्लास के पुराने एहसानों को याद करके कप्तान का दिल भी पिघल जाता है। वह तुरंत अपने आदमियों के सामने चिल्लाकर एक बड़ा ऐलान करता है। वह बोलता है कि जो कोई भी यहाँ ग्लास के आखिरी वक्त में उसके पास रुकेगा और उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करके आएगा, उसे कंपनी की तरफ से पूरे $70 का नकद इनाम मिलेगा। ये सुनते ही ग्लास का बेटा हॉक तुरंत तैयार हो जाता है। उसे देखकर टोली का एक और नौजवान लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि वह भी ग्लास के लिए यहीं रुकेगा, चाहे उसे पैसे मिले या न मिले। लेकिन इसी बीच टोली का एक बड़ा चालाक शिकारी फिट्ज अपनी चाल चलता है। वह कप्तान के सामने आकर सीधे सौदाबाजी शुरू कर देता है। वह कहता है कि ग्लास के साथ यहाँ मौत के मुंह में रुकने के लिए $70 बहुत कम है। कप्तान भी बिना वक्त गंवाए दाम बढ़ा देता है और कहता है कि ठीक है, पूरे $100 मिलेंगे। तभी हॉक और वह लड़का भी अपनी तरफ से बोल देते हैं कि तुम हमारे हिस्से के पैसे भी रख लेना। ये सुनते ही फिट्ज की आंखें चमक उठती हैं। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कुल मिलाकर उसे $300 मिल जाएंगे, जिससे वह आराम से अपना एक नया मकान खरीद सकता है। इसी लालच में आकर वह भी वहीं रुकने के लिए मान जाता है। इसके बाद बाकी का पूरा ग्रुप उन्हें वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। फिट्ज मन ही मन सोच रहा था कि ग्लास बस 1-2 दिन का मेहमान है, लेकिन ग्लास अपनी फौलादी इच्छा शक्ति की वजह से लगातार अपनी सांसें खींचे जा रहा था। एक शाम जब ग्लास स्ट्रेचर पर बेबस लेटा था, तभी फिट्ज उसके पास आता है और अपना असली घटिया चेहरा दिखाता है। वह ग्लास से कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे और हमारी रक्षा कर सकते हो। अगर कबीले वाले यहाँ आ गए तो वे हम सबको जिंदा काट डालेंगे। इतना कहकर वह अचानक ग्लास का दम घोंटने के लिए उसका मुंह और नाक अपने हाथों से भींचने लगता है। ग्लास बेबसी में छटपटा रहा था और उसकी आंखें बाहर आने लगी थी। लेकिन ठीक उसी पल हॉक पीछे से चीखता हुआ आता है और अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से फिट्ज के सिर पर जोरदार वार करता है। फिट्ज दूर जाकर गिरता है। हॉक गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है। तभी फिट्ज बिजली की फुर्ती दिखाता है। वह हॉक से बंदूक छीनता है और अपनी कमर से चाकू निकालकर सीधे हॉक के सीने में घोंप देता है। ग्लास का गला पूरी तरह फटा हुआ था और पैर टूटा था, इसलिए वह न तो चिल्ला सकता था और न ही अपने बेटे को बचाने के लिए उठ सकता था। वह अधमरी हालत में तड़पते हुए सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को दम तोड़ते हुए देखता है। फिट्ज सबूत मिटाने के लिए हॉक की लाश को उठाकर एक ढलान के पीछे छुपा देता है ताकि वह दूसरा लड़का उसे देख न पाए। जब वह लड़का वापस आता है तो ग्लास चाहकर भी उसे सच नहीं बता पाता, क्योंकि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। रात बीतती है और सुबह होते ही फिट्ज अपनी नई कहानी बुनता है। वह अचानक उस लड़के के कान में चिल्लाता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर कबीले के 20 खूंखार आदिवासी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये झूठ सुनकर वह लड़का बुरी तरह सहम जाता है। वह पूछता है कि हॉक कहाँ है? फिट्ज झूठ बोल देता है कि वह आगे निकल गया होगा, जिंदा होगा तो मिल जाएगा। लड़का कहता है कि ग्लास अभी जिंदा है और हमने कप्तान से वादा किया था कि हम इनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। ये सुनते ही फिट्ज का गुस्सा भड़क जाता है। वह ग्लास को स्ट्रेचर से घसीटते हुए एक गड्ढे के पास लाता है। घसीटे जाने की वजह से ग्लास के घाव दोबारा फट जाते हैं और वह बेआवाज चीखने लगता है। फिट्ज बिना किसी दया के ग्लास को उस गड्ढे में धकेल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। लड़का जब उसे रोकता है तो फिट्ज कहता है कि यह आज नहीं तो कल मरेगा ही, और जैसा वादा किया था मैं इसका अंतिम संस्कार ही कर रहा हूँ। वह ग्लास के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालता है और अपनी जान बचाने के लिए उस लड़के को भी साथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वह सहमा हुआ लड़का जाते जाते ग्लास के पास पानी की एक बोतल रख देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फिट्ज ने आदिवासियों का पूरा झूठ सिर्फ अपनी खाल बचाने और पैसे ऐंठने के लिए बनाया था। अब इस बर्फीले नरक में ह्यू ग्लास पूरी तरह अकेला था, आधा मिट्टी में दबा हुआ और मौत के बिल्कुल करीब, लेकिन उसके भीतर अपने बेटे की हत्या का प्रतिशोध सुलग रहा था। वह अपनी पूरी ताकत समेटता है और जमीन पर रेंगते हुए उस ढलान के पीछे पहुंचता है जहां उसके बेटे की लाश पड़ी थी। वह अपने मृत बेटे के शव पर सिर रखकर कई घंटों तक रोता रहता है। फिर जब उसे असहनीय भूख लगती है तो वह रेंग कर पास पड़ी एक मछली के कंकाल तक पहुंचता है और उसकी सूखी हड्डी से मांस चबाकर खुद में थोड़ी जान लाता है। इसके बाद वह घिसटते हुए एक ऊंची पहाड़ी के किनारे तक जाता है जहां नीचे एक नदी बह रही थी। वह बहुत
बहुत कष्ट सहते हुए किसी तरह नीचे उतरकर पानी पीता है। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। उसका गला फटा होने के कारण पानी सीधे उसकी गर्दन के जख्म से बाहर बहने लगता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। ग्लास के पास आग जलाने के लिए बस थोड़ा सा बारूद बचा हुआ था। अपने फटे हुए गले के घाव को बंद करने के लिए वह एक ऐसा खौफनाक फैसला लेता है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। वह थोड़ा सा बारूद अपनी कटी हुई गर्दन के ऊपर छिड़क देता है और फिर आग की एक चिंगारी सीधे उस बारूद पर छुआ देता है। अगले ही पल एक धमाके के साथ बारूद जल उठता है और उस भीषण आग से उसकी गर्दन का मांस आपस में चिपक जाता है। इस भयानक दर्द को ग्लास सह नहीं पाता और वहीं चीखते हुए बेहोश हो जाता है। कई दिनों तक वह उसी नदी के किनारे घास खाकर और पानी पीकर किसी तरह अपनी सांसें बचाता है। तभी एक दिन वही आदिवासी कबीला दोबारा उसी नदी के किनारे आ पहुंचता है। इससे पहले कि वे ग्लास को देख पाते, ग्लास सीधे उफनती हुई नदी में छलांग लगा देता है और तेज बहाव में बहता हुआ दूसरे सुरक्षित किनारे पर जा निकलता है। काफी दिन बीत चुके थे, इसलिए अब उसके घाव थोड़े भर चुके थे और वह एक लकड़ी के डंडे के सहारे थोड़ा थोड़ा चलने के काबिल हो गया था। एक रात जब ग्लास जंगल में छुपा हुआ था, तभी उसे दूर आग की लपटें दिखाई देती हैं। जब वह दबे पांव वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक दूसरे मूल निवासी ने एक बड़े जानवर का शिकार किया है और वह मजे से मांस खा रहा है। जैसे ही वह आदमी ग्लास को देखता है, वह तुरंत अपना तीर कमान उसकी तरफ तान देता है। ग्लास बेआवाज इशारों से उसे समझाता है कि वह भूखा है और दुश्मन नहीं है। वह बताता है कि कैसे उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बेटे की जान ले ली। इत्तेफाक से उस आदमी के पूरे परिवार और गांव को भी कुछ क्रूर तस्करों ने जलाकर मार डाला था। दोनों का दर्द एक था, इसलिए वह आदमी ग्लास को खाना देता है और अपने साथ चलने की इजाजत दे देता है। उस आदमी के पास एक घोड़ा भी था, जिससे ग्लास का आगे का सफर थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरी तरफ फिट्ज और वह लड़का जब अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे, तब बातों बातों में उस लड़के को समझ आ जाता है कि फिट्ज ने आदिवासियों का झूठ बोला था। लड़का इसका कड़ा विरोध करता है, लेकिन फिट्ज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे दोबारा डराकर चुप करा देता है। रास्ते में वे एक पूरी तरह तबाह हो चुके गांव से गुजरते हैं, जहां उन्हें 2 लावारिस घोड़े मिल जाते हैं। उन घोड़ों पर सवार होकर वे आखिरकार अपनी मुख्य छावनी के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन छावनी के भीतर कदम रखने से पहले फिट्ज उस लड़के को सीधी धमकी देता है कि अगर उसने अंदर किसी को भी सच बताया तो वे दोनों सीधे सूली पर लटका दिए जाएंगे। कप्तान और उसकी बची हुई टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। फिट्ज और लड़के को देखते ही कप्तान अपने वादे के मुताबिक दोनों को $100 का इनाम देता है, लेकिन वह लड़का आत्मग्लानि की वजह से बिना पैसे लिए चुपचाप वहां से चला जाता है। फिट्ज कप्तान से झूठ बोल देता है कि सफर के सदमे की वजह से लड़के का दिमाग ठिकाने पर नहीं है और वह चालाकी से उसके हिस्से के पैसे भी खुद रख लेता है। उधर ग्लास बर्फीले तूफान के बीच उस नए साथी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मौसम बहुत खराब था और ग्लास की हालत बिगड़ने लगती है। उसके घाव दोबारा सड़ने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। वह भला आदमी ग्लास की जान बचाने के लिए लकड़ी और टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। ग्लास के गीले कपड़े उतार कर उसे गर्मी देने के लिए सामने एक बड़ी आग जला देता है। लेकिन जब अगली सुबह ग्लास की आंख खुलती है तो वह आदमी वहां नहीं था। ग्लास जैसे ही झोपड़ी से बाहर आता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक पेड़ पर कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने उस भले आदमी को फांसी पर लटका रखा था। ग्लास गुस्से से भर जाता है। वह चुपके से उनके शिविर में घुसता है, जहां एक फ्रांसीसी सैनिक एक बेबस लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। ग्लास अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचाता है, 2 सैनिकों को गोली मारता है और उनका घोड़ा लेकर वहां से भाग निकलता है। रात वह एक पेड़ के नीचे गुजारता है, लेकिन सुबह होते ही वही पुराना आदिवासी कबीला दोबारा उसे घेर लेता है। ग्लास अपनी बंदूक से 1-2 आदिवासियों को ढेर करता है और घोड़े पर सवार होकर पूरी रफ्तार से भागता है। लेकिन आदिवासियों के पास भी घोड़े थे, वे उसका रास्ता रोक लेते हैं। भागते भागते सामने एक विशाल चट्टान और नीचे गहरी खाई आ जाती है। रुकने का मतलब था पीठ पर गोली खाना, इसलिए ग्लास बिना सोचे घोड़े के साथ ही उस विशाल खाई में छलांग लगा देता है। वे सीधे नीचे लगे एक बड़े पेड़ की टहनियों को तोड़ते हुए जमीन पर गिरते हैं। घोड़ा मौके पर ही दम तोड़ देता है, लेकिन ग्लास की किस्मत अच्छी थी कि वह बच जाता है। पर अब संकट भयंकर ठंड का था। पहाड़ी से गिरने के कारण भालू की जो खाल उसने ओढ़ी थी, वह कहीं ऊपर ही छूट गई थी। इस जानलेवा बर्फीली हवा से बचने के लिए ग्लास एक खौफनाक तरकीब लगाता है। वह अपने चाकू से मरे हुए घोड़े के पेट को चीरता है, उसके अंदर का सारा मांस और अंग बाहर निकालता है और ठंड से बचने के लिए खुद उस घोड़े के गर्म पेट के खाली हिस्से के अंदर घुसकर सो जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो रात भर में उसकी कुल्फी जम जाती। सुबह उठकर वह दोबारा अपने सफर पर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ कप्तान की छावनी में एक नया शिकारी शरण मांगने आता है। छावनी के लोग उसके पास मौजूद सामान की तलाशी लेते हैं तो वह उन्हें कुछ पैसों के साथ पानी की एक पुरानी बोतल देता है। यह वही बोतल थी जिसे वो लड़का ग्लास के पास छोड़कर आया था। कप्तान को लगता है कि ग्लास तो मर चुका है, लेकिन शायद उसका बेटा हॉक अभी जिंदा है और यह बोतल उसी की है। कप्तान उस शिकारी
शिकारी से पूछता है कि यह कहाँ मिली। वो बताता है कि यहाँ से 30 मील दूर जंगल में गिरी हुई मिली थी। कप्तान तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार करता है और हॉक को ढूंढने के लिए उसी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन फिट्ज अंदर ही अंदर समझ जाता है कि हॉक नहीं बल्कि ह्यू ग्लास जिंदा बच गया है और उसकी मौत बनकर वापस आ रहा है। कप्तान जब अपनी टीम के साथ उस बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने हॉक नहीं बल्कि खुद मौत के मुंह से वापस आया ह्यू ग्लास जिंदा खड़ा था। ग्लास को देखते ही कप्तान सन्न रह जाता है, क्योंकि फिट्ज और उस लड़के ब्रिजर ने आकर कहानी सुनाई थी कि ग्लास मर चुका है। कप्तान का खून उबल उठता है। वह तुरंत चिल्लाता है कि ब्रिजर को अभी के अभी अरेस्ट कर लो। कप्तान गुस्से से पैर पटकता हुआ वापस अपनी मुख्य छावनी में घुसता है और फिट्ज को ढूंढने के लिए चिल्लाता है, लेकिन फिट्ज वहां कहीं नहीं था। जैसे ही कप्तान अपने निजी कमरे में कदम रखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तिजोरी का दरवाजा खुला था और फिट्ज सारा का सारा इनाम का पैसा लेकर रफू चक्कर हो चुका था। कप्तान तुरंत कसम खाता है कि वह उस धोखेबाज को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे की जान ली थी और छावनी की तिजोरी पर भी हाथ साफ किया था। तभी ग्लास जख्मी हालत में आगे आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। साथ ही ग्लास कप्तान को सच बताते हुए ब्रिजर को बरी कर देता है कि उस मासूम लड़के को मेरे बेटे की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था। फिट्ज ने उससे भी झूठ बोला था। इसके बाद ग्लास और कप्तान बंदूकें तानकर फिट्ज की तलाश में बर्फीले तूफान के बीच निकल पड़ते हैं। वे दोनों जमीन पर फिट्ज के घोड़े के पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे, लेकिन बहुत आगे जाने के बाद पत्थरीले रास्तों के कारण घोड़े के वे निशान अचानक गायब हो जाते हैं। अब फिट्ज को घेरने के लिए उन दोनों को अलग अलग दिशाओं में बंटना पड़ता है। कप्तान जब घने पेड़ों के बीच उसे तलाश रहा था, तभी एक विशाल चट्टान के पीछे से फिट्ज अचानक काल बनकर निकलता है और कप्तान की कनपटी पर बंदूक सटा देता है। कप्तान गरजते हुए कहता है कि तुम्हारे ऊपर हत्या और चोरी के संगीन इल्जाम हैं, खुद को कानून के हवाले कर दो। लेकिन फिट्ज के सिर पर खून सवार था। वह बिना सोचे ट्रिगर दबा देता है और कप्तान वहीं ढेर हो जाता है। गोली की आवाज जंगल में गूंजती है, जिसे सुनकर ग्लास अपनी बंदूक थामे तेजी से उस तरफ लपकता है। वहां पहुंचकर ग्लास देखता है कि कप्तान की लाश बर्फ पर पड़ी है और आसपास सन्नाटा है। यहाँ ग्लास अपना शातिर दिमाग चलाता है। वह पेड़ की एक बहुत बड़ी और सीधी टहनी तोड़ता है, उसे कप्तान के कोट के अंदर उसकी पीठ पर इस तरह फंसाता है जिससे कप्तान की लाश घोड़े पर एकदम सीधी बैठ सके। वह कप्तान के शव को आगे वाले घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर एक बेजान लाश की तरह लेट जाता है। उसकी योजना एकदम साफ थी। वह फिट्ज को यह दिखाना चाहता था कि आगे चलने वाला जिंदा इंसान ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वह कप्तान का शव है। और पासा बिल्कुल वैसा ही पड़ता है। दूर दूरबीन से देख रहे फिट्ज को लगता है कि आगे घोड़े पर बैठा आदमी ग्लास है। वह बिना वक्त गंवाए आगे वाले सवार पर निशाना लगाता है और गोली चला देता है। गोली लगते ही कप्तान की लाश धड़ाम से नीचे गिर जाती है। फिट्ज को लगता है कि उसने ग्लास का काम तमाम कर दिया है। वह अपनी जीत की खुशी में धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर पड़ी लाश को पलटकर देखता है, उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। वह ग्लास नहीं बल्कि कप्तान था। ठीक उसी पल पीछे वाले घोड़े पर लेटा ग्लास बिजली की फुर्ती से उठ खड़ा होता है और अपनी बंदूक से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। एक गोली सीधे फिट्ज के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है। फिट्ज दर्द से चिल्लाता है और अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों की तरफ भागता है। ग्लास प्रतिशोध की आग में अंधा होकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। पीछा करते करते दोनों एक उफनती हुई नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां दोनों के बीच जिंदगी और मौत की आखिरी खूनी जंग शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर पत्थरों और चाकुओं से जानलेवा वार करते हैं और लहूलुहान होकर बर्फ पर गिर जाते हैं। ग्लास जैसे ही फिट्ज के सीने पर चढ़कर उसकी जान लेने के लिए अपना चाकू हवा में उठाता है, ठीक उसी क्षण उसे उस भले मूल निवासी की कही एक बात याद आ जाती है, जिसने उसे भूखा होने पर मांस दिया था और अपने घोड़े पर बिठाया था। उस मसीहा ने ग्लास से कहा था कि प्रतिशोध लेना केवल भगवान के हाथों में है, इंसान के नहीं। ग्लास का हाथ हवा में ही रुक जाता है। वह फिट्ज को अपने हाथों से मारने के बजाय तड़पती हुई हालत में नदी के तेज बहाव में धकेल देता है। नदी की लहरों में बहता हुआ फिट्ज जब दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वहां पहले से ही कबीले के वे खतरनाक आदिवासी घोड़े लेकर खड़े थे। वे आदिवासी बिना कोई रहम दिखाए फिट्ज को घेर लेते हैं और मौके पर ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं। फिट्ज का अंत करने के बाद वे सारे कबीले वाले नदी पार करके ग्लास की तरफ बढ़ते हैं। ग्लास मौत के लिए तैयार था, लेकिन वे आदिवासी ग्लास को बिना नुकसान पहुंचाए उसके पास से गुजर जाते हैं। दरअसल उनके घोड़ों के पीछे वही लड़की बैठी थी जिसे तस्करों से ग्लास ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। वह लड़की कबीले के सरदार की वही बेटी थी जिसे अगवा किया गया था। अपनी बेटी को सही सलामत पाकर वे आदिवासी ग्लास को उसका जीवन दान देकर वहां से आगे निकल जाते हैं। कहानी के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि ह्यू ग्लास बर्फ के मैदान में गंभीर रूप से जख्मी हालत में अकेला लेटा हुआ है। कड़ाके की ठंड है और उसकी आंखों के सामने उसकी स्वर्गीय
प्रिय पत्नी की आत्मा उभर कर आती है जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। ग्लास की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसकी सांसें बहुत भारी और गहरी चल रही होती हैं। इसी भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य के साथ यह शानदार कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो।